नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गौतम सत्यराज एक बार फिर हाजिर हूँ मन की बात करने के लिए। मन की बात यानी युवाओं की मन की बात। निरंतर इस मंच के माध्यम से हम युवाओं से डायरेक्ट बात करते हैं और जो प्रश्न हमारे पास आते हैं, या बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो संघर्षशील हैं लेकिन किसी कारण से मंच नहीं मिल पा रहा है, उन युवाओं का ये मंच है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ आंचल आई हुई हैं। आंचल जी, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप धन्यवाद जी सर। अभिनय क्षेत्र में काम करते हैं, तो मैं चाहूँगा आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करें। राम राम सभी को। मैं आंचल और मैं अभिनय क्षेत्र से आती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ भी मेरी शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या परिस्थितियाँ आई जिनकी वजह से मतलब मैं डाउन भी गई हूँ, फिर अप हुआ है, अभी दोबारा स्टार्ट किया है, कुछ हद तक पहुँचे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। यानी कि अभी तो शुरुआत है और बहुत कुछ पाना बाकी है। है। और ये मंच आंचल जी, मैं बताना चाहूँगा, उन्हीं के लिए समर्पित है, क्योंकि बहुत जो सफल लोग हैं उनके पास मीडिया या हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग प्रयासरत हैं, उन लोगों को कवर करने के लिए मुझे नहीं लगता आज तक ऐसा कोई मंच बना था। तो हमारे प्रोडक्शन का ये एक प्रयास है कि हम लोग उन युवाओं को इस मंच पर लेकर के आएँ जो उन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, या किसी न किसी कारण से ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में है जो उनको पीछे रखे हुए है, या कोई ऐसा काम है जिसमें उनको सहयोग की ज़रूरत है। तो हमें लगा, हमारी टीम को लगा कि आंचल की जो अभिनय कला है वो हमने इंस्टाग्राम पे आपको देखा, फेसबुक पे भी देखा, और लाइव भी हमने आपकी एक्टिंग को देखा है। एक नाटक में आपने काम किया था, नाटक था शायद वो, आपने उसमें बेगम जान का रोल किया था। प्रॉपर बहुत अच्छा वो रोल था। तो वहाँ से हमें लगा कि आपको इस मंच पर लाया जाए, क्योंकि आपकी विचारधारा, आपकी बातचीत, या आपके जो अपने पर्सनल विचार हैं वो उन लोगों तक पहुँचे जो सेम आपकी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आंचल, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे करूँगा कि एक्टिंग की फील्ड में तब आप आए तो उसके पीछे का इंसिडेंट क्या रहा, या आपने कब ये निर्धारित किया कि मुझे एक्टिंग में आना है, या ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण आप एक्टिंग की फील्ड में आए? जैसे है ना, मैं अपने घर में मतलब हम 4 भाई बहन थे, तो मैं तीसरे नंबर पे आती जी। थी। तो मुझे ना स्टार्टिंग से ऐसा एक्टिंग का शौक़ था, और जैसे डांस करना, और मतलब ऐसा हुआ कि मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ, तो वहाँ पे ना इतना इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दिया जाता कि भाई डांस कर रही है लड़की या कुछ भी। और जो मेरे पापा हैं वो बिल्कुल भी उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, अच्छा। मतलब अनपढ़ है। लेकिन मैं उनकी गलती नहीं बताऊंगी इसमें, क्योंकि जो भी अपना मतलब एरिया होता है उसमें जैसे लोग होते हैं बूढ़े या फिर बुजुर्ग, बोलूँ मैं गांव के लोग, तो उन्हें इतना समझ नहीं आता भी बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता बिल्कुल। है। तो उन्होंने मुझे ना, तो मैं मतलब ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना भी आपके लिए गलत हो सकता है। हाँ, ये बात कई बार बोली जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होना आपके लिए कभी कभी घातक बन हाँ। जाती है, लेकिन मुझे लगता है एक आर्टिस्ट होने के नाते हम लोग उन डिफ़िकल्टीज़ को सहन कर लेते, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी। तो फिर मैं ना, तब मैं 3rd क्लास में थी और मैं नाटक भी करती थी। जैसे गांव में मतलब हम थे गवर्नमेंट स्कूल में थे, जी। और तीसरी चौथी क्लास में जैसे नाटक होता था, हम मंडली बनाते थे, छोटे छोटे बच्चे, और नाटक करते थे। तो 8th क्लास के जो टीचर्स थे मतलब हमारे मिडिल स्कूल के, तो वो बोलते थे लड़की बहुत अच्छा एक्ट करती है। लेकिन उस टाइम पे मैं बॉय कट में थी, तो अच्छा। फिर मैं करती थी बूढ़े का सीन। मतलब हमारे जो नाटक होता ना, अभी हम कॉलेज टाइम में आके पता लगा अभी थिएटर है और उसमें हम लड़की होके तो लड़की का भी एक्ट कर सकते हैं। लेकिन गांव में जो स्किट वगैरह होते थे ना, तो उसमें यही सीन होते थे, या तो बूढ़ा बन जा, हाँ या हाँ, बुढ़िया, या फिर उनके बच्चे। तो मतलब मेन कैरेक्टर बूढ़े को ही दिया जाता आपको था। बूढ़े का रोल दिया हाँ, गया। तो मैं वो सीन करती थी। जी। और फिर साथ साथ में मैं गेम भी करती थी, और अच्छा। मार्शल आर्ट की प्लेयर थी मैं। तो घर वालों को लगा कि भाई ये नाटक करना ये इज्जतदार काम नहीं है, और इज्जतदार काम है अपना जो गेम खिलाड़ी होते हैं। हाँ हाँ, हरियाणा में ज़्यादातर खिलाड़ियों को ये माना जाता है, बिल्कुल। बहुत इज्जत है इनकी ऐसे। तो उन्होंने मेरे को ना गेम में डाल दिया। तो मेरा ये था कि मतलब इतने पापा तो सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन मम्मी बहुत सपोर्टिव थी। बोले ठीक है तू गेम करना चाहती है, वही बात है टैलेंटेड होना। हाँ तो हाँ। गेम में भी मैं नेशनल तक गई। अच्छा। तो फिर मैं वो नेशनल तक गई, 8 तक मैं यही मतलब ये चलता रहा, नाटक भी करती रही और मार्शल आर्ट भी खेलती रही, और ऊपर से मैं पढ़ाई में भी सही थी, जी। तो मैं फर्स्ट आती थी। लेकिन जब मैंने गेम करा तो मेरे को 10th में री आ गई।
तो मेरे घर वालों को लगा भाई, मेरे पापा को ये था, मेरी मेरी जो बहन है ना, उसने नॉन मेडिकल से मतलब +1 +2 करी। अच्छा, तो कंपैरिजन हो उनको गया। ये लगा भाई, ये तो 10th में मेरिट लेके हाँ, आई हाँ। थी और ये देखो भाई फेल हो हाँ, गई। कंपैरिजन तो हो मेरे गया को उससे। ये दिखा दिया गया, तू सबसे डल है घर में, तू कुछ नहीं है। मतलब ये हो गया भी कुछ भी काम हो इससे करवा लो, ये फेल हो रही है। इस अच्छा। तरह की बातें हुई। तो फिर मेरा नाटक भी छूट गया, जो मैं एक्टिंग करती थी वो भी, और गेम भी छूट गया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया गेम। लेकिन वो बोलते ना, एक बार अगर अपना फ्लो छूट जाए ना तो वो पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल होता है, तो सही मैंने बात है। +1 में मैंने नेशनल कर लिया दोबारा। हम्म। और मैं गई थी मैं खेलती थी वुशु मार्शल आर्ट, लेकिन मैंने ताइक्वांडो था शायद, उसमें मैंने नेशनल मेडल लिया, और वो भी गवर्नमेंट गेम से। लेकिन जो मेरे वो थे ना कोच थे, तो वो मेरे से कट गए थे। उनकी भी गलती नहीं है, ऐसा नहीं होता एक बार आप किसी बच्चे पे जोर लगाते हो फिर वो घर की सिचुएशन देख के छोड़ दे और फिर स्टार्ट करे, ऐसा हुआ। तो फिर गेम भी छूट गया। फिर मैंने दोबारा एक्टिंग स्टार्ट कर दी, फिर छोड़ दी +2 में। उसके बाद फिर कॉलेज में आई, मेरा कोई ऐसा ये नहीं था मैं आके यहाँ पे एक्टिंग करूँगी या आगे जाके मैं कभी एक्टिंग करूँगी। लेकिन फिर हमारे कॉलेज में CR किसान कॉलेज जींद से एक संजय सर हैं, वो मैं नीचे घूम रही थी, वो भी अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह भरने के लिए। तो जी। उन्होंने बुलाया मेरे को, बोले तुझे एक्टिंग आती है थोड़ी बहुत, वहाँ पर लड़कियाँ कम हैं उस अच्छा, कॉलेज में, हाँ। ये रीज़न था मेरा। तो वो बोले तुझे एक्टिंग आती है थोड़ी बहुत, मैं हाँ आती है सर, और थोड़ी मॉडर्न रहती थी मैं इसलिए। तो मैं ऊपर गई, वहाँ पे मुझे हमारे फर्स्ट डायरेक्टर मिले। मुझे ये भी नहीं पता था गांव से आई हुई लड़की को कि डायरेक्टर होते हैं जो सिखाते हैं, क्योंकि हम है ना +2 तक नाटक वगैरह करते वो थे, खुद तो ही हम करते खुद थे। करते थे। मैं ही बताती थी स्क्रिप्ट कैसे करनी है, ये डायलॉग बोलेंगे, तो उन्होंने सिखाया। और उन्होंने मुझे ना 2 दिन में ही लीड रोल दे दिया, जो बेगम जान का रोल अच्छा। था। और मैंने पहला ही डायलॉग अच्छा बोला था, इमोशनल बोला था। उससे पहले मैंने फनी एक्ट करे थे। और वहाँ से मुझे ये नहीं पता था मेरा ये टारगेट सेट हो जाएगा कि मुझे एक्टिंग में जाना है। और सर ने मुझे मतलब इतनी प्रेफरेंस दी कि भाई आगे रखा, बेगम जान का सीन करवाया। लेकिन ये तो होता है, टोंटिंग बाजी तो होती है, जैसे बिल्कुल। लड़कियों को देखना पड़ता है, ये हाइट वेट कुछ कलर, ये टोन कैसी है, बिल्कुल। ऐसा। तो फिर उससे मुझे थोड़ा फेस करना पड़ा। लेकिन मुझे लगा पवन राज सर थे जो, उन्होंने ये नहीं देखा, मेरे बारे में नहीं देखा, अगर किसी और के बारे में देखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तो डायरेक्टर आपको जो डायरेक्ट कर रहे थे पवन राज जी थे, हाँ, वो तो उन्होंने पवन राज आपके सर इस थे। नाटक को पूरा डायरेक्ट किया हाँ, था। उन्होंने मेरी कला को देखा, एक्टिंग को, और मुझे लीड रोल दिया। और वहाँ से मुझे कोई जानता भी नहीं था, मैं सेकंड ईयर में हो गई थी कॉलेज में, मुझे कोई नहीं जानता था। वहाँ से मैं इतनी फेमस हो गई कि बच्चे मेरा नाम है वो भूल गए। और अभी तक मुझे, अभी तो मैं यूनिवर्सिटी कर रही हूँ, बेगम जान ही बोलते बेगम हैं जान बोलते ज़्यादातर। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उस करैक्टर को हमने बड़ा करीब से देखा है, और मैं बिल्कुल मंच की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं पवन राज जी को। मुझे लगता है उनके एक छोटे से प्रयास ने, थोड़ी सी संवेदना ने एक कलाकार को दोबारा से जीवित कर दिया, उसकी मरी हुई कला को दोबारा से जीवित कर दिया। तो मुझे लगता है उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सारा शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत सारा प्यार आपको, क्योंकि ऐसे कलाकार और ऐसे डायरेक्टर्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हीरे को तराश ले। क्योंकि मेरा मानना है, एक कहावत है कि हीरे को जब तराशा जाता है तो उसकी कीमत बनती है, वरना अनजान लोगों के लिए तो वो एक कांच है। तो इसी प्रकार से आपको आपके डायरेक्टर ने तराशा है, तो बहुत बड़ी बात है। और बात आपने बताई आपके करैक्टर की, बेगम जान के करैक्टर, जब हम लोग बात कर रहे थे आपको इस मंच पर बुलाने की, तो पहला नाम यही आया था कि बेगम जान ही आपको वो लोग बोल रहे थे। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे सर्च किया तो नाम आंचल आपका निकला, वहाँ से हमने आपसे कांटेक्ट किया। ये बहुत ज़रूरी है आंचल। और इसी के साथ परिवार की हमने आपसे बातचीत की, शिक्षा को लेकर के आपने बताया कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, उतार चढ़ाव इसमें आए हैं, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सी ये समस्याएं ज़्यादा हैं। हमें उन लोगों के बीच में रहना है जहाँ क्वेश्चन मार्क हर एक बात पे लगता है। तो वहाँ से निकल करके अभी आप शहर में आए हो, शहर में आकर के आपने अपना एक आपका ग्रुप है, आप लोग मिल कर के एक्टिंग में काम करते हो, तो उसमें लड़के भी हैं, उसमें लड़कियाँ भी हैं। तो इसको लेकर के आपके आसपास के लोगों का रुझान आपके प्रति कैसा है?
मुझे ना जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस वगैरह बनाती थी तो मैं अकेले ही बनाती थी टिकटॉक पे। जी। तो मैं वहाँ से फेमस हो गई थी, तो पूरे गांव में ये हो गया कि ये लड़की वीडियो बनाती है ना, तो अब ये गाने भी करेगी। और फिर ये मतलब ऐसे फिल्म इंडस्ट्री को या फिर एक्टिंग को कोई सही नहीं समझता गांव में, तो वो मुझे गलत ही बोलते थे। फिर मेरी मम्मी ने मेरा मतलब स्टैंड लिया, भैया अच्छा काम करेगी, फिर भी मैंने छोड़ दिया, फिर भी छोड़ दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से बताया, मैंने कॉलेज से फेमस हुई, तो मुझे दोस्त मिले, मेरे जो 2 दोस्त हैं। और भी जैसे हमारी जो टीम थी ना, पूरी सपोर्टिव टीम थी। और एक जो मेरा खास फ्रेंड है, वो जैसे मैं इनसे कट आउट भी हो गई थी ना समाज के प्रेशर के कारण, जो आस पड़ोस थे, तो ये दोनों आए हमारे पास, मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। हम घर पे वीडियो बनाते थे। तो स्टार्टिंग में बोले कि भाई ये तो नचनियों के साथ चली गई, ये डांस करते हैं तो इस करके, और ये लड़के सही नहीं है या लड़की सही नहीं है, यो भी घर घर डांस करेगी, पैसे मांग कर ले आओगी। लेकिन मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, वो मतलब मुझे पता है उनके बारे में कि भाई वो कभी भी अपना ना कमा के खा रहे, मांग के नहीं खा रहे। अगर डांस करके खा रहा तो वो कोई गलत बात नहीं है किसी के लिए। तो सबने ये सोचा, मतलब बहुत मेरे को ऐसे ऐसे डीएम्स आने लग गए, तू इनके साथ रहती है। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनने मेरे साथ रहना छोड़ दिया। और जो लेडीज है गाँव की, वो तो मतलब अब तक गलत समझती है कि भाई ये लड़की ऐसे। अब तो जैसे थोड़ा फेमस हो गया है तो भाई मतलब लेडीज बातें करने लगी है। लेकिन ऐसा हो गया था कि भाई अपनी अपनी जैसे बेटी होती है, रिश्तेदार भाभी हैं जो मेरी, उनको दूर हटाने लग गए थे। भाई ये गलत है लड़की, तुम इनके साथ गलत होगे रहोगे तो। अच्छा, तो ये आपके आस पड़ोस का ऐसा माहौल आपके हाँ। प्रति बना। मैं चाहूँगा जो आपके दोस्त रहे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, उनका नाम आप मंच पर बताएं ताकि उन लोगों तक भी ये संदेश सीधा सा पहुँचे। तो मतलब जब मैंने छोड़ दिया था ना प्रेशर में आके, तो क्रिस था मेरा दोस्त जो मेरे साथ रहा। और बाद में उसने मेरी मतलब वीडियो एडिटिंग करी। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था कि भाई उनके साथ मेरा रहना छूट गया। जैसे हम होते हैं ना इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके साथ मेरा रहना छूट गया था, दीपक और दीपक के साथ। अच्छा, जो दीपक, बाला और ठीक है। रानी है। हाँ। तो मतलब यही लेडीज़ ने बोला ना मेरे को कुछ कुछ, तो मैं, और फिर मेरी फैमिली भी थोड़ी ऐसी हो गई, भाई इनको गलत बोलते, तू भी गलत, जैसे गलत ही बोल रहे थे कि भाई तू गलत ही है वीडियो बनाते तो। लेकिन उसने फिर है ना मेरे को इमोशनली सपोर्ट किया बाद में। ये बोला कि भाई तू है ना ऐसा मत सोच, तू अकेली भी कर सकती है कुछ, अगर उनके साथ नहीं है, लड़कों के साथ रहना गलत नहीं होता। अगर तू सही है तो सारे सही हैं, और अगर तू सही है सही नहीं है तो पूरी दुनिया गलत है। तो वहाँ तक मेरा एक पॉजिटिव ये नहीं होता कि भाई आपकी मम्मी आपको सपोर्ट कर रही है, माँ आपका भाई सपोर्ट कर रहा है, ये बिल्कुल। आपकी फैमिली होगी। लेकिन हमें है ना एक बाहर के लोगों की हाँ। भी ज़रूरत होती है। लेकिन मेरा इमोशनल मतलब अटैचमेंट लगा लो। और एक मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है विशाल, जो विशाल। मतलब उसने भी सपोर्ट किया। और 2 लड़कियां और हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, भाई तू चल चल ऐसा कर, कुछ नहीं होता ये सब। मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू। और आगे भी सपोर्ट करते रहना। मैं चाहूँगी कि भाई जब तक हो सके हम अटैचमेंट में रहें बिल्कुल, सारे। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो लोग जिन जिन मित्रों का इन्होंने नाम लिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मंच के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपके थोड़े से सहयोग ने, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, एक मरती हुई कला को दोबारा से जन्म दिया। और फिर वही बात उभर के आ जाती है, यदि मित्रता सकारात्मक है तो हमारा जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। उसी संदर्भ में आपने आज एक बहुत अच्छा मित्रता का उदाहरण यहाँ दिया है आंचल। और इसी के साथ, क्योंकि आपने इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम किया है, आप लोग एक्टिंग के लिए भी गए हो, आप लोगों ने पूरा माहौल को देखा है, तो क्या जेंडर इक्वलिटी को इंडस्ट्री में या यहाँ एक्टिंग के मामले में थोड़ा सा माना जाता है, या जेंडर इक्वलिटी को मतलब नकारा जाता है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे मेरे को लगता है भाई हमें जैसे लड़कियां हैं ना, हमें तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है, प्रायोरिटी कोई दे ही देता है। लेकिन लड़कों के लिए बहुत हार्ड है। इंडस्ट्री ही नहीं, मेरे को तो लगता है लाइफ ही बहुत हार्ड हो रखी है। जैसे पहले बोलते थे भाई है ना, जैसे हिंदुस्तान है पुरुष प्रधान है, बिल्कुल। ऐसे देश होता था। लेकिन जैसे जैसे मतलब मैं ये नहीं बोलती, मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक खुद लड़की हूँ। मैं चाहती हूँ भाई आगे बढ़े, और ज़्यादा बढ़ावा मिले उनको, और ज़्यादा अधिकार मिले, बहुत कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन लड़कों को अभी मेरे को ऐसा लगता है उनको पीछे धकेल दिया गया है। ऐसा समाज आ गया है। जैसे कि मैं ना अपना ही जो इंसिडेंट
हुआ उस पे बताऊंगी। एक बार मैं ना जैसे कॉलेज में थी, तो हमारे ऐसा था कि भी लड़के भी सुंदर थे, लड़कियां भी सुंदर थी, तो ले लिए सारे, और ऐसे भी थे आर्टिस्ट अच्छे थे। लेकिन मैं एक स्पेशली नाम लेना चाहूँगी। नवीन नाम का लड़का था जिसने बेस्ट एक्टर का भी मतलब वो मिला, वहाँ पे ट्रॉफी मिली। और वो लड़का ना एक इत्तू से रोल में था। वो भी उसकी मतलब ये लगा लो उसका जो भी, मैं मानती हूँ हमारा जितना प्ले हुआ था, मुझे बेगम जान का रोल मिला था, हमारे रोल में ना सबसे अच्छा एक्टिंग वो लड़का करता था, लेकिन उसको सीन छोटा मिला हुआ था। और वो सर को भी पता था। मैं ये नहीं बोलती, मैंने यही बोला पहले भी, मैं नहीं मतलब ये बोलूँगी कि भाई सर ने औरों के साथ क्या किया या ना किया, उन्होंने अच्छा ही किया होगा, उनकी समझ होगी। हाँ, बहुत परिस्थिति कैसी हाँ, रही हाँ वो उस उनका है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन लड़कों के ऊपर ये भी देखा है भाई, बसों में जाते हैं हम, ऐसा लड़कियों को सीट दे देते हैं, लड़कों को नहीं देते। क्यों भाई, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरे तो दोस्त हैं लड़के, मेरी लड़कियां भी दोस्त हैं, उनको प्रॉब्लम होती है ना, तो ऐसे लड़के देखते हैं भाई कोई भी बड़ा होगा, लेडीज होगी, उनको होगी छोरी अरे खड़ा हो जाना, तू क्यों बैठा है, ऐसा होगा। और उस बेचारे तो कोई नहीं पूछेगा कि भाई उसका अंदर के मतलब उसकी फिजिकल जो भी है उसमें के पेन है, क्या पता उसका स्टमक में पेन हो या फिर सर दर्द हो, कुछ भी हो उसका, उससे कोई भी वो नहीं पूछ रहा कि भाई तेरे दिक्कत की है। तो अपना समाज इस तरह हो गया कि भाई लड़का चाहे कटका आ जाओ, उसने फिर भी वो बोलेंगे कोई नहीं कर दे। और लड़का है, अब चलता है, हाँ, इतना ही बोलता है अब समाज। हाँ तो मर्द है, मर्द का थोड़ी दर्द होया कर। बिल्कुल। लेकिन यो बात गलत है, क्योंकि मर्द का भी दर्द होगा, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बींग है। और जो अपनी इंसान की बॉडी हो तो उसमें हर किसी का पेन बराबर होता है। अगर बराबर भी नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि भी किसी को दर्द नहीं होता, उसको भी दर्द होता है, सबको उसकी उसकी खुद की फीलिंग्स होती है, तो फीलिंग्स के साथ जाओ। ऐसे मतलब बहुत से एग्जांपल है मेरे पास। हम जैसे टीचर्स होते हैं, तो मतलब लड़कियां गलती कर देंगी स्कूल में, तो उनको बोल देंगी भाई मैं कुछ भी, कल गेस्ट आए थे हमारे घर पे या कुछ भी हुआ था तो मैं काम नहीं कर पाई, तो बोल देंगे कोई बात नहीं बेटा बैठ जाओ। एक दो टीचर होगा जैसे जेंट्स टीचर, तो वो ट्रीट करेंगे अच्छे से, कोई नहीं बेटा बैठ जा। लेकिन लड़के होंगे ना, उनको अच्छे से ना, उनसे अच्छे से बात भी नहीं करी जाती, बदतमीजी ही करी जाती है। ऐसे मैं ये मानूंगी जैसे वो अपने बेटों से बात करते होंगे, या वैसे बात नहीं होती वहाँ पे, उनको ऐसे धमकाया जाता है, या फिर वो बहाने भी लगाते हैं, या फिर कुछ भी, तो उनकी कोई बात नहीं मानी जाती ऐसे, तो उसको मारपीट भी दिया जाता है। लेकिन अभी तक तो ये बंद हो गया है हाँ, हाँ। स्कूलों में। लेकिन ये है ना, मेरे को ऐसा लगता है बंद हुआ है ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ये तो अब भी अभी भी चलता है, है, अब भी तो चलता है। थप्पड़ मार देते हैं, ऐसा चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है जेंडर इक्वेलिटी कहीं भी नहीं है अभी नहीं है। अभी मेरे को लगता है लड़कों को ज़रूरत है ये अभियान चलाने की। बिल्कुल। अगर वो अपने लिए खड़े होंगे ना, तो सभी उनके ऊपर है ना। दूसरा एक लड़का ये बोलेगा ना, भाई मुझे सीट नहीं मिली आज बस में, और कल मैं तो सीट नहीं दूंगा, मैं तो लड़ूंगा अपनी सीट के लिए, तो दूसरा उसी का फ्रेंड बोलेगा है तू तो छोरा है, तो सारे मतलब गलत बोलेंगे ना, तो नहीं इस बात पे कि भी लड़का होकर इस बात पर लड़े, तो उनकी ईगो पे बात आ जाओ है, हर एक चीज़ ना उनकी ईगो पे, उनकी इज्जत पे ले जाओ। लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई उसने भी अपने अधिकार चाहिए ना, उनकी कोई सेफ्टी का कोई अधिकार है। मैं लड़का की सेफ्टी के ऊपर बात लेकर आऊँगी, क्योंकि आजकल मैं देखूँ हमारे भी गांव का जो एरिया है उसमें जैसे लड़कियों के ये आ रहे हैं ऊपर भी, रेप कर दिया, कुछ बिल्कुल। भी बहुत गलत है, बिल्कुल। बहुत गलत किया। अगर किसी लड़की का रेप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मोमबत्तियां लेकर उनके लिए मतलब अधिकार मांग रहे हैं लोग भी, उनको सजा दो सजा दो। मेरे पास ना अभी किसी गांव से ये मतलब न्यूज़ आई थी कि भाई 2 लड़कों ने मिलके एक लड़के का रेप कर दिया, लड़के का, मैं लड़के की बात कर रही हूँ। तो है ना, गांव पंचायत ने, उनके घर वाले ना, बेचारे घर वाले कहाँ तक सपोर्ट करे, अगर बिल्कुल। समाज ही सपोर्ट ना करेगा उनको, तो मतलब ऐसे ये लगा लो वो होंगे भाई अभी कास्ट पे मैं बात नहीं हाँ, करूँगी, बिल्कुल। तो ये लगा लो, तो वो बेचारे उसके माँ बाप चक्कर काट रहे उनके घर आगे कि भैया तो कोई समझौता कर लो या पुलिस थाने हम तो केस करेंगे, तो क्योंकि लड़कों का कोई केस ही नहीं बनता,
कि भाई उनका रेप हुआ, तो पुलिस वाले भी क्या, मतलब कोई अधिकार मुझे नहीं लगता कि लिखा गया है नहीं, ऐसा। अभी नहीं है और ऐसा कुछ। अभी नहीं है ऐसा कुछ, अगर होगा भी तो अभी तक लागू नहीं किया नहीं गया हुआ, वो। सही बात है। तो है ना, तो चक्कर काट रहे भाई हमारे बेटे को न्याय दो, कुछ भी, मतलब उस लाइफ तो उसकी भी खराब हुई है, लेकिन वो ना पंचायत जाके गांव की और फैसला करा लाई, और वो ऐसे घूम रहे, और ना कोई उन्हें ऐसी नज़र से देख रहा लड़कों को कि इन्होंने कुछ गलत किया गलत किया है। बोले कि भी नाबालिग का कर दिया गलत, अरे गलत करने के लिए वो बालिग हो गए। काम तो ऐसा ना जो बड़ों बड़ों बड़े का हैं, है, हाँ, सही बात है। तो ये गलत काम तो गलत काम है, तो फिर लड़कों के लिए भी अधिकार बराबर होने चाहिए। अगर लड़कियों का रेप हो रहा है तो समाज उनके लिए मोमबत्तियां लेके निकल रही है, तो उनके लिए भी लेकर निकलो, लड़कों के लिए भी हाँ, हमें तो बराबर आवाज़ होना उठानी चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं। अभी मैं जैसे मैंने बस ट्रेन का बताया था, तो ऐसा होता है ट्रेन में, जैसे मुंबई में चलती है लोकल ट्रेन से, बिल्कुल। तो उसमें ना महिलाओं के लिए एक अलग डिब्बा बनाया हुआ है हाँ, ट्रेन। बिल्कुल है। तो वहाँ पे बस महिलाएं ही चढ़ती हैं, लड़का कोई भी आ जाए तो सारी टूट पड़ेंगे उसके ऊपर, भाई निकलिए महिलाओं का। बिल्कुल। और जो वो महिलाएं खुद होती हैं ना, वो किसी भी डिब्बे में चढ़ रही है मुंह उठा उठा के, तो फिर ये तो गलत है ना। अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो तो आप पूरा रूल फॉलो करो, आप लड़कियों के डिब्बे में ही जाओ, वहाँ पे फिर उनको रहने दो। वो वहाँ पे भी उनको नहीं रहने दे रही, वहाँ पे भी नहीं रहने दे रही। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगी कि भाई अगर रूल्स बना रहे हो, सरकार से मेरी गुजारिश है, तो सबको समान रखो। मैं ये नहीं बोल रही लड़कियों को पीछे छोड़ दो, मुझे पता है लड़कियों का फिजिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं होता बॉयज से, लेकिन ये तो करो भाई उनकी सेफ्टी तो सेम करो बिल्कुल। ना। क्योंकि अगर दो लड़के मिलके एक लड़की के साथ कुछ गलत करे, तो एक लड़के के साथ दो लड़के मिलके भी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई, और फिर इसी के ऊपर ये है भी, जैसे आजकल मतलब ये चलता है कि सरकारी नौकरी वाला ही हाँ, हस्बैंड ये होना आजकल चाहिए। बड़ा एक प्रश्न हाँ, है कि अगर आप शादी के लिए, यानी कि हाँ। मेरी लड़की है, मैं शादी के लिए लेके गया हूँ रिश्ता, हाँ, हाँ। तो मेरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता एक नौकरी वाले लड़के के लिए है। मैं सर्चिंग करूँगा कि वो गवर्नमेंट जॉब पे हो लड़का, लेकिन हम लोग ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं हो सकता है। तो वहाँ भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और आपका जो पिछला अभी डिस्कशन रहा है, मुझे नहीं लगता मुझे उस विषय में कुछ बोलना ही चाहिए। पूरा प्रॉपरली दर्शकों तक वो बात पहुँच गई होगी। बात होती है भारतीय संविधान के अनुसार जेंडर इक्वलिटी की, लिंग समानता की, लेकिन यहाँ बेटियों को आगे लाने के चक्कर में बेटों को पीछे छोड़ दिया है। और बखूबी आपने पूरे वक्तव्य में बहुत गहराई से उस विषय पर प्रकाश डाला है, और विशेष बात यह है आंचल की एक लड़की ने उस पर प्रकाश डाला है। और मैं चाहूँगा दर्शकों तक ये बात सीधे तौर पर पहुँचे, और जो जेंडर इक्वलिटी का पूरा एनालाइज आपने किया है, क्योंकि एक लड़की कर रही है तो बहुत इफ़ेक्टिव है आंचल, और बहुत ज़रूरी भी है, तो वो दर्शकों तक पहुँचे। और मैं चाहूँगा इस पर तो यदि किसी का कोई और सुझाव हमारे दर्शकों में से रहे, क्योंकि इसके लिए भी कानून बने। आपने बताया रेप हुआ, वहाँ किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, या फिर जेंडर इक्वलिटी में हम लोग सीट बांट देते हैं, महिलाओं को ज़्यादा मिलती है, पुरुषों को कम मिलती हैं। वो फिर आपने कहा कि दर्द दोनों को ही सेम होता है, कि प्राकृतिक रूप से शरीर तो दोनों के समान ही है। ठीक है, हम लोगों ने किंवदंती ऐसी बना दी कि लड़के को दर्द नहीं होता, लड़के को हमेशा मजबूत रहना है। लेकिन इस बीच में हम पेरेंट्स को भी कह सकते हैं, पेरेंट्स को भी अपने लड़कों को या अपनी लड़कियों को थोड़ा सा ये शिक्षा पहले ही दे देनी चाहिए कि आपकी बहन भी उतनी प्रायोरिटी पे और भाई भी उतना प्रायोरिटी पे है। तो अभी हम लोग आपसे बात कर रहे थे, आप उसको कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं अभी आपने बोला कि पेरेंट्स को बोलना हाँ। चाहिए, तो जैसे माँ बाप होते हैं ना, वही घर से सिखाते भी लड़का लड़की सेम है। बिल्कुल। जैसे मेरे मम्मी पापा के ऊपर लेके आऊँगी मैं, जैसे मेरी बुआ है जो, वो थोड़ी पुरानी सोच की थी, तो हम जैसे छोटे छोटे थे ना, तो वो मेरी मम्मी तो रखती थी हमें सबको सेम, कि भाई मुझे भी भाई की तरह ही, भाई को भाई की तरह, बहन को ऐसे, सब तीनों चारों एक साथ ऐसे रहते थे हम। ये नहीं था इसको ज़्यादा दे दे इसको थोड़ा देते। लेकिन जिस दिन मेरी बुआ आती ना घर में, तो वो बोलते ऐसा कि भाई कुछ भी खाने का हमें ना स्टार्ट कर देना, ए तू क्यों खावा, भाई ने दे देना। अच्छा। मतलब ऐसा, मतलब हम बड़े हो गए ना, तो हमें समझ आ गया ये बात, उनकी भी बात गलत नहीं थी। उनका मैं ये- समाज उस हाँ, प्रकार का था उस समय। हाँ, तो फिर ये गलत भी नहीं था। आज मुझे ये लग रहा है भाई हाँ, मुझे भाई की ज़रूरत है, ऐसे समाज ने पूरा ये दिखा दिया मुझे भाई की ज़रूरत है। हम, मेरा एक ही भाई था लेकिन अब भाई है,
एक ही भाई है मेरा, जैसे पहले 2 थे, एक की डेथ होगी, तो अच्छा। एक भाई जी, है मेरा। जी। तो जैसे मेरी मम्मी ने कभी ये नहीं दिखाया उसको, भाई तू एक है, और जैसे गाँव में दिखाते नहीं कि भी दोनों बहनों को ऐसे छोड़ दो पीछे और उसको हर चीज़ में आगे रखो। तो मेरी मम्मी ने ऐसा करा कि भाई तीनों को सेम रखा। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा भाई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो मतलब सेम सेम चीज़ें रही है। तो अभी मैं भाई के ऊपर ही ये बात लेके आऊँगी। जैसे शादी ब्याह की बात चलती है ना, जैसे हरियाणा में, तो हमारे गांव में ये बोलते हैं कि भी वो एक हरियाणवी कहावत है, बस चाहिए प्राइवेट, स्कूल चाहिए प्राइवेट, लेकिन हाँ। बंदड़ा चाहिए सरकारी। बिल्कुल। तो वो वाली बात है। जिस तरह हमारी भी शादी का जिक्र चलेगा कहीं पे, मैं लड़की हूँ, मैं बिल्कुल लड़की हूँ, चलेगा। तो ये है कि भाई घर में कहीं पे भी चलेगा ना जिक्र। तो कोई भी, मतलब मैं एमए कर रही हूँ ना अब इंग्लिश से, तो सबको ये है कि भाई ये तो लड़की बहुत पढ़ गई, अब ये ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो सरकारी ना लगा हुआ हो। भाई मैं एमए कर रही हूँ, मैं नहीं सरकारी अभी तक लगी, तो मैं दूसरे के ऊपर कैसे थोप दूँ लड़के बिल्कुल। के ऊपर कि वो सरकारी लगा हुआ हो तो ही मैं शादी बिल्कुल, करूँगी। बिल्कुल। तो जैसे दादा हैं, कोई आस पड़ोस से, ताई है, चाची है, तो वो आती है ना, ये बोलती है कि ना उसका लड़का ना ऐसे सरकारी लगा हुआ है और कर दे शादी। तो मैं मेरी मम्मी को मना कर देती हूँ ऐसे कि भाई वो अपने मतलब अच्छी बात है सरकारी लगा हुआ, तो वो अपने दम पे लगा हुआ, मैं भी अपने दम पे कुछ बन जाऊँ फिर मैं शादी करूंगी। तो मैं यही लड़कियों को बोलना चाहती हूँ और समाज को भी, भाई पहले अपनी लड़की को इस योग्य बनाओ कि आप सरकारी बंदे से उसकी शादी करो। और ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही कमा के देगा। आपकी लड़की अगर आज अधिकार मांग रही है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, अभी वो जो अपने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, सिंदूर ऑपरेशन किया हाँ, है, दो महिलाओं ने वहाँ हाँ पूरा वो रिप्रेजेंट किया उसको। उन्होंने किया है, मतलब व्योमिका सिंह हाँ जी। और सोफिया कुरैशी कुरैशी, हाँ दोनों जी। ने, तो उन्होंने किया है वो, तो वो लड़कियां ही हैं। अब वो ये बोले ना कि हम तब शादी करेंगे 2 लड़कों से, और वो दोनों लड़कों ने भी वो सिंदूर ऑपरेशन किया हो, या फिर वो जीत के आए हो, वो किसी देश पे ऐसा कुछ करे फिर हम करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सभी की एबिलिटी सेम नहीं हो बिल्कुल। सकती। अगर आप कुछ नहीं कर पा रही हैं ना, तो ये सोचो कि भी वो भी उसी स्ट्रगल लाइफ से निकल रहा है। अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी एक्टिंग करियर के लिए, या कुछ भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो लड़का भी सेम चीज़ वही कर रहा होगा। मैं ये नहीं थोप सकती उस पर, भाई तू महीने का 1.5 लाख लेके आ तो मैं तेरे से शादी करूँगी। जब मैं नहीं कमा पा रही तो मैं कैसे ऐसे उम्मीद रख सकती हूँ किसी से। बिल्कुल। तो मैं जैसे अब लड़कियों की शादी हो जाती है, चलो पहले भी सरकारी ढूंढते हैं, अगर बाई चांस नहीं हुई सरकारी से, तो ये देखते हैं कि भाई विदेशों के चले हुए हाँ, हैं, हाँ। ये आजकल रुझान है, विदेश में गया हुआ है लड़का, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कर ली शादी। बिल्कुल। या फिर किसी की बेचारी की किस्मत ही मारी हुई हो, जैसे बोल सकते हैं हम, अगर वो सरकारी मांग रहे हैं तो फिर तो किस्मत ही मारी हुई है, क्योंकि उनकी लड़की तो अपाहिज है, कुछ कर नहीं सकती, वो तो पढ़ी हुई नहीं है, कहीं पे काम नहीं कर सकती, गूंगी बहरी है, किसी से बोल नहीं सकती। तो फिर ये बात है ना, तो वो गई वो लड़की उसके घर पे, और वो लगा लो भाई थोड़ा 10-12 हज़ार प्राइवेट जॉब से इतना ही देती है किसी को, बिल्कुल। तो वो कमा रहा है, तो वो एक बार तो जाके एडजस्ट करेगी। लेकिन ये समाज उसको एडजस्ट करने नहीं देगा कि तू तो इतनी सुंदर है, तू तो ऐसी दिखती है, भाई तुझे तो ऐसे ऐसे लड़के मिल जाएंगे, गाड़ियों वाले मिल जाएंगे, तो वो उनके बहकावे में आके उसको डिवोर्स दे देती है। और डिवोर्स भी उनके ये होते हैं कि भाई उनकी फिर वो शर्तें रखती हैं, एल्यूमिनी लेती है उन पे। हाँ, बिल्कुल। ये होता है कि मुझे प्रॉपर्टी लेके दे, मुझे 5 लाख रुपए दे, मुझे 10 लाख रुपए दे। बहन तू उसके साथ रह रही थी, जब उसके पास 10 लाख रुपए नहीं थे तुझे रखने के लिए, तो अभी तुझे देने के लिए कहाँ से आ जाएंगे। तो सेम चीज़ वो बोलते हैं ना कि भाई ये तो इनका हक है। दहेज के ऊपर इतनी बातें चलती हैं कि भाई लड़कियां दहेज नहीं देगी, अब 2 जोड़ी में लेके जाओ, वो भी खुद पहना के लेके जाओ। मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ। भाई क्यों दे कोई माँ बाप, जब अपनी बच्ची को दे रहा है किसी को, तो उनके घर पे रह रही है वो, चाहे कुछ भी उनका अपना परिवार बना रही है आगे, तो वो क्यों दे पैसा। तो सेम चीज़ लड़कों पे भी लागू होनी चाहिए कि वो एल्यूमिनी क्यों दे, क्योंकि सेम चीज़ उसकी भी शादी हुई है, उसे भी उतना ही टाइम पीरियड के साथ उसके साथ रहना पड़ रहा है, वही सब चीज़ें उसके साथ हो रही है। ये बोलते हैं भी लड़की की ना इज्जत चली गई, इसके साथ रह के उस पर एक धब्बा लग गया, इज्जत चली गई इसकी, इसलिए पैसे मांग रहे रहने के लिए। भाई उसके हाथ पैर तो नहीं टूटे, क्योंकि
वो जो लड़का है उसकी भी शादी हुई है, उसकी भी इज्जत गई है, सही बात है। उसकी कोई इज्जत नहीं है। वही फिर बात आ जाती है अधिकारों पे, उसका अधिकार ही नहीं बनाया गया, उसकी इज्जत ही नहीं बनाई गई है। सारी इज्जत तो लड़कियों के सर पे रख दी है कि भाई वो कुछ गलत करे तो इज्जत चली जाती है। वो किसी के घर पे रह के आई, शादी करके लेके गया वो लड़का, उसकी भी मतलब उसका पूरा परिवार खुश है, उसके मम्मी पापा खुश है, भाई बहन खुश है, समाज खुश है, और फिर उसके भी सेम चीज़ें, उन्होंने भी वही सपने उसके साथ जिए हैं जो उसने जिए हैं। तो ये हमें पोता देगी, पोती देगी, हमारे बेटा बेटी होंगे, उनके बेटा बेटी होंगे, हमारी वंश बेल चलेगी। सेम चीज़ उसकी मम्मी पापा बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो फिर उनमें वो पैसे क्यों मांग रही है? अभी उसे उसकी लाइफ, उसकी वहाँ पे लाइफ झंड हो रही है तो साथ में उसकी भी हो रही है। सही बात तो है। फिर उसको भी ये लग रहा ना कि भाई हाँ, उसकी फैमिली टूट गई, उसकी भी फैमिली टूट गई। वो अपने मम्मी पापा के ऐसे बोलते हैं कि भाई मम्मी पापा के ऊपर वापस आके रहने लगी, उनके छाती के ऊपर रहने लगी, तो भाई उसको पैसे चाहिए अपना घर चलाने के लिए। तू भी कमा, अगर लड़का कमा रहा है तो तू भी कमा। अगर तू सारे अधिकार मांगने के लिए खड़ी है तो तू कमाने के लिए भी कर्तव्य भी करना चाहिए। हाँ, तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपको कुछ मांगना है तो पहले आप उसको कमाओ, फिर आप कुछ मांग सकते हो। अगर आप उससे पैसे मांग रहे हो, एल्यूमिनी मांग रहे हो, तो आप दहेज देने के लिए भी ऐसे छाती चौड़ी करके जाओ, भी मैं दहेज लेके जाऊंगी पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये दोनों चीज़ें गलत है। मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि भी लड़का और लड़की दोनों समान होने चाहिए। अगर इज्जत लड़की की जा रही है तो इज्जत लड़के की भी जा रही है। अगर गलत लड़के के साथ हो रहा है तो गलत लड़की के साथ भी हो रहा है, जैसे सेम है दोनों। बिल्कुल, तो सेम ही रखो उनको। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा जो बात हम लोग करते हैं संवैधानिक रूप से महिला और स्त्री के अधिकारों की, कहीं ना कहीं आज भी हमारी न्याय व्यवस्था में ये कमी है कि महिलाओं को अधिकार दे दिए गए हैं लेकिन पुरुषों को अभी भी थोड़ा सा पीछे रखा गया है। और मैं मंच के माध्यम से दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहूँगा कि ये विचार, ये सोच और ये पूरा कॉन्सेप्ट एक लड़की ने ही समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है आंचल, क्योंकि अगर एक लड़की इस प्रकार का व्यू पॉइंट रखती है और इसी प्रकार से सभी लड़कियां रखें तो मुझे लगता है समाज में पूर्ण रूप से समानता आ जाएगी। और जब समाज में समानता आ जाएगी तो कानून को बदलना बड़ा आसान रहेगा। विशेष रूप से मैं, क्योंकि बात हम लोग आंचल आपकी एक्टिंग को लेकर के कर रहे थे, लेकिन विषय ऐसे बदला कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है समाज के लिए। वर्तमान परिस्थितियों को यदि हम देखते हैं तो अभी 2-3 लड़कों को मारा गया है, कारण उनकी पत्नी थी या उनकी पत्नी का प्रेमी था। तो उन घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय कानून व्यवस्था में ज़रूरी है कि मर्दों को विशेष रूप से समान अधिकार दिया जाए, और यदि आवाज़ महिलाएं उठा सकती हैं तो एक न्यायालय में ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें पुरुष भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि क्राइम दोनों में से कोई भी कर सकता है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। स्त्री भी कर सकती है, स्त्री भी गलत हो सकती है, पुरुष भी गलत हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि भारत में सभी को समानता का अधिकार है तो उस समानता के अधिकार को बरकरार रखते हुए हमें इस प्रकार के एक छोटे से मोमेंट की, एक छोटे से अभियान की ज़रूरत है। और मुझे लगता है आंचल, अगर आप जैसे युवा इस देश में हैं तो बहुत जल्द वो समय आ जाएगा जब समानता चारों तरफ हमें देखने को मिलेगी। और बड़ी मैं खुशी से कह रहा हूँ आंचल, क्योंकि जब लड़कियों से हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो सिर्फ अपने आप के बारे में बताती हैं, लेकिन आपने पुरुषों के पूरे वर्ग को डिफ़ाइन किया और पूरा स्टडी आपने किया है, और आपका व्यक्तिगत अनुभव भी बहुत अच्छा इस विषय में रहा है। तो और हम आपके करियर पर भी थे, आपकी एक्टिंग पर हम बात कर रहे थे, लेकिन विषय इस प्रकार बदला कि वो समाज हित में पूरी तरह से चला गया। मैं चाहूँगा समस्त जो बातें आंचल ने आपको कही हैं वो विशेष रूप से युवाओं तक आप प्रसारित करें। और इसी के साथ आंचल, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि ज़रूरी है, हम लोग आंचल से तो बात कर रहे हैं लेकिन एक पूरा महिला समाज की एक रिप्रेजेंटेटिव मैं कहूँगा हमारे मंच पर आप हैं, जितनी आपकी विचारधारा को हमने समझा है। तो जब हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात कर ही रहे हैं और कानून व्यवस्था में सुधार की बात कर ही रहे हैं, तो क्या इसके लिए लड़कों को या पुरुष समाज को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, या लड़कियों को ही इसके लिए आगे आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना समाज है ना, तो उसमें ऐसा बना दिया गया है कि लड़के बहुत मजबूत हैं,
बहुत ज़्यादा इनके हर एक बात इनकी मतलब ये होती है चौधर पे आ जाती है, जैसे हरियाणवी में बोलते हैं कि चौधर पे बात आ जाती है। तो ये खुद तो ये बात बोल नहीं रहे हैं, मतलब कोई बोलना चाह रहा है तो उसे दूसरे दबा दे रहे हैं, भाई आप पे तो आदमी, हाँ वो ईगो पे चला हाँ जाता है। ईगो पे चला जाता है वो। तो फिर मतलब हमारे तो खुद के भाई हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मतलब जो भी है मेरे रिलेशन में मेरे दोस्त हैं या जो भी है, तो मैं उनके लिए मैं चाहूँगी कि भाई लड़कियां आवाज़ उठा सके, क्योंकि जब लड़कियों की बात आई थी तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां महिलाएं अकेली गई थी अपने अधिकार मांगने। ऐसा है कि भाई जो पुरुष हैं अपने, उन्होंने भी अपना साथ दिया है। जो हमारे प्रधानमंत्री या फिर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने मतलब ज्योतिबा फुले जो भी ये थे हमारे जो मतलब आदरणीय व्यक्तित्व थे, उन्होंने सबने साथ मिलके ही ये कदम उठाया था। अभी हमारी मतलब जो अधिकार हमारी सुरक्षा की बात उन्होंने करी थी, तो हमारा भी ये मतलब फर्ज बनता है कि हम सब मिलके इस बारे में बात करें, ना कि केवल लड़के। क्योंकि लड़के कभी ऐसे बोलते हैं लड़के रोते नहीं, ऐसा होता है, लड़कों को मजबूत दिखाया जाता है। हम कोई फिल्म कैरेक्टर भी देखते हैं या कुछ भी दिखाते हैं तो उसमें लड़कों को मजबूत दिखाया जाता है, ऐसे ही हमारे समाज में दिखाया जाता है। तो वो अपना रो के दुख नहीं बता रहे, हम उनकी माँ या बहन होने के नाते उनका दुख बता सकते, तो क्यों ना बताए। बिल्कुल, क्यों ना हम समाज के सामने लेकर के आए। अगर मेरे भाई को दुख होता है तो मुझे पता लगता है मेरे भाई को दुख हो रहा है, कल को मेरा पति होगा, अगर उसको दुख होगा तो मुझे पता लगेगा। मैं नहीं समाज को बताऊंगी तो कौन बताएगा। बिल्कुल, ये बात है जेंडर इक्वलिटी की, और मुझे लगता है आंचल से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और निरंतर आंचल आपके जितने भी वक्तव्य रहे हैं डायरेक्ट रूप से, क्योंकि हमने बात तो एक्टिंग की थी, लेकिन जेंडर इक्वलिटी पे अगर हम बात कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से वो हमें भी आंतरिक रूप से प्रभावित कर रहा है और कहीं ना कहीं दर्शकों को भी आंतरिक रूप से प्रभावित कर रहा है। हम विषय पर एक बार दोबारा से मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे लौट करके आ रहा हूँ। आप एक्टिंग में काम कर रहे हैं, अभी आपकी एक टीम भी प्रॉपर हरियाणवी कल्चर पे काम कर रही है। तो एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि एक प्रश्न जो मैंने किया था वो मेरा व्यक्तिगत प्रश्न था, ये प्रश्न मेरे पास है लिखा हुआ कि आप अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ हरियाणवी कल्चर को कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं। मैं जो अपनी एक्टिंग स्किल्स है उसके साथ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट करूँ। जैसे ऐसे होता है ना कि भाई हर एक, जैसे पंजाब है वो भी इंटरनेशनल चला गया है, हरियाणा भी चला गया है, अभी इतना पीछे नहीं रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो दिखानी बाकी है, वो हम दिखाएंगे। आप दिखाओगे। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि भाई जैसे लोग सपोर्ट करेंगे ना तब हो पाएगा ये। जैसे बिना ऑडियंस के तो एक कलाकार की सबसे बड़ी जो वो होती है ना ताकत, वो होती है ऑडियंस। अगर ऑडियंस साथ नहीं देगी ना तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सब साथ देंगे, साथ मिलके काम करेंगे, और हरियाणा को हम चाहेंगे इंटरनेशनल लेके जाएं और सबको दिखाएं हमारा वो क्या बोलते हैं, देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल। और दर्शकों तक शायद सीधी बात, मन की बात पहुंच गई होगी, और ये मन की बात मैं कहूँगा ये आंचल की मन की बात है जो युवा वर्ग तक पहुंच गई है। और इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर कहना चाहूँगा, हमें अपने देश को समानता के पद पर लेकर के जाना है। हमने अपने देश की तमाम सीढ़ियों को समान रूप से बनाना है, क्योंकि अगर एक सीढ़ी कमज़ोर होगी तो विकास के रास्ते में वो हमें हमारा रास्ता बिगाड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें समानता को लेकर के चलना है। और ऐसे युवा जो हमारे साथ हैं, आंचल जैसे जो कलाकार धरातल पर काम कर रहे हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं अपने देश को लेकर के, बहुत बड़ा उद्देश्य इनका है। तो ऐसे कलाकारों को हम अपना सोशल मीडिया पे या जहाँ भी हमें मिले हम उनको पूरा सपोर्ट करें, और ऐसे कलाकारों के हाथ में अपने देश की, अपने राष्ट्र की छवि की बागडोर दे दें, क्योंकि ऐसे युवा कलाकार मुझे लगता है बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में हैं, और ये हमारे देश का सौभाग्य है। इसी के साथ मैं फिर से कहना चाहूँगा, सदैव सकारात्मक लोगों से मिलते रहें, और सकारात्मक लोगों से मिलना यानी कि हमारा जीवन भी एक दिन सकारात्मक बन जाएगा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, फिर एक बार मिलते हैं नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।